हेलो दोस्तों, आज हम 12th बायोलॉजी का पहला चैप्टर जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। यह प्रश्न साल 2021 में बोर्ड द्वारा पूछा गया है। इस प्रश्न का ऑप्शन हमारे सामने है। पहला ऑप्शन है अलैंगिक जनन, दूसरा ऑप्शन है लैंगिक जनन, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अलैंगिक जनन। सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है, तो अलैंगिक जनन। दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है। निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है, और यह भी प्रश्न साल 2021 में बोर्ड द्वारा पूछा जा चुका है। और उभयलिंगी की बात करें तो उभयलिंगी प्राणी को ही हम लोग द्विलिंगी प्राणी के नाम से जानते हैं। जिन प्राणियों में नर भाग और मादा भाग जो लैंगिक अंग कह सकते हैं न, वह एक ही जीव शरीर में मौजूद होता है। तो आपको पहचानने हैं कि उभयलिंगी प्राणी इनमें से कौन है। पहला ऑप्शन है हमारा मुर्गी, ऑप्शन बी है सांप, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है केचुआ। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, केचुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें पादपकाय अगुणित होता है। निम्नलिखित में किसमें पादपकाय अगुणित होता है, और यह प्रश्न बोर्ड द्वारा साल 2020 में पूछा जा चुका है। हमारे सामने ऑप्शन है पहला शैवाल, ऑप्शन बी है कबर, ऑप्शन सी है ब्रायोफाइट्स, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। इनमें से सभी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। इनमें से सभी। आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, और यह प्रश्न साल 2020 का है। और इस प्रश्न के लिए हमारे सामने ऑप्शन है पहला राइजोम, दूसरा ऑप्शन है जड़, तीसरा ऑप्शन ट्यूबर, और चौथा है बल। तो आप बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राइजोम। ऑप्शन ए, राइजोम। आगे बात करते हैं अगला प्रश्न को, जो कि है हमारा 5वां नंबर प्रश्न। काजू निम्न में से कैसा फल कहलाता है। काजू निम्न में से कैसा फल कहलाता है। साल 2019 का प्रश्न है यह। पहला ऑप्शन है यथार्थ फल, दूसरा बैरी, तीसरा नट, चौथा सभी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, नट। काजू नट की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है 6ठा नंबर प्रश्न, जेम्यूल निर्माण किसमें होता है। जेम्यूल निर्माण किसमें होता है। साल 2019 का प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे ऑप्शन को। पहला ऑप्शन ईस्ट में, दूसरा हाइड्रा में, तीसरा अमीबा में, चौथा स्पंज में। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्पंज में जेम्यूल बनते हैं। अगला प्रश्न होगा, देखिएगा, निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है। निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है, यह भी साल 2019 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन हमारे सामने है मेढक, दूसरा हिरन, तीसरा ऑप्शन मनुष्य, चौथा घोड़ा। तो बाह्य निषेचन जो है यह पाया जाता है मेढक में। किसमें पाया जाता है, मेढक में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है, यह भी साल 2019 का ही प्रश्न है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन हमारे सामने है मुकुलन, दूसरा विखंडीकरण, तीसरा परागन, चौथा इन सभी के द्वारा। तो हमारा आंसर होगा ईस्ट में प्रजनन जो होता है वह मुकुलन विधि द्वारा होता है। मुकुलन विधि द्वारा। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न 9वां नंबर प्रश्न देखिएगा।
युग्मक सामान्यतः किस प्रकार की होता है? बहुत जरूरी प्रश्न है, 2019 का प्रश्न है यह। पहला ऑप्शन दे रखा है हैप्लॉइड होता है, मतलब एक गुणक होता है या अगुणक। दूसरा ऑप्शन है डिप्लॉइड होता है, द्विगुणक। तीसरा है पॉलीप्लॉइड होता है, बहुगुणक। और चौथा ऑप्शन है नलीप्लॉइड होता है, मतलब अगुणक। तो हमारा आंसर होगा युग्मक हमेशा अगुणक होता है, प्लॉइड होता है। ऑप्शन ए सही होगा, 9 नंबर का भी ऑप्शन ए सही होगा। केचुआ प्राणी है, केचुआ किस तरीके का प्राणी है? ऑप्शन ए है एक लिंगी प्राणी, ऑप्शन बी है द्विलिंगी प्राणी, ऑप्शन सी अलिंगी और ऑप्शन डी नपुंसक। तो केचुआ द्विलिंगी प्राणी है, हमने अभी ऊपर के क्वेश्चन में भी समझाए हैं। आगे बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न का। 124 शुक्राणुओं के निर्माण में, ध्यान से देखेंगे, 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता है? साल 2018 का प्रश्न है यह। 124 शुक्राणु के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता है? ऑप्शन ए 124, ऑप्शन बी 31, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 62। तो आप ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा और थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। हमने जब चैप्टर की बारे में समझाया था अपने वीडियो में, उस समय बेसिक बायोलॉजी में समझाए अर्धसूत्री विभाजन के बारे में, तो आप देखे होंगे उस वीडियो में कि हमने वहाँ पे बताया था कि जब भी अर्धसूत्री विभाजन होती है तो कोशिका 4 भागों में टूटती है। कितने भागों में टूटती है? 4 भागों में। और जब समसूत्री विभाजन होती है तो कोशिका 2 भागों में विभाजित होती है। और यहाँ हम पूछ रहे हैं, एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन की कितने अर्धसूत्री की विभाजन की आवश्यकता होगी 124 शुक्राणु के निर्माण में। तो हमने बताया कि जब भी अर्धसूत्री विभाजन होगी कोशिका 4 भागों में टूटेंगी। यहाँ हम इसको क्या करेंगे, 4 से अगर भाग करते हैं तो हमारा आंसर होगा 4 3 3, ये हो सकता है 1, हाँ ये होगा 11 का ऑप्शन बी सही होगा। 31 अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 124 शुक्राणु का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि 31 में 4 से आप गुना भी करेंगे तो 124 आपका आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 12वां नंबर प्रश्न। इनमें कौन भाग अगुणित है? इनमें कौन भाग अगुणित है? ऑप्शन ए अंडाशय, ऑप्शन बी परागकोश, ऑप्शन सी पराग और ऑप्शन डी युग्मनज। तो हमारा आंसर सही होगा, अगुणित पहचानना है। अगुणित अंडाशय परागकोश के अंदर युग्मक बनते हैं, पराग युग्मनज। तो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन सी पराग, ऑप्शन सी पराग, क्योंकि परागकोश के अंदर पराग बनते हैं, अंडाशय के अंदर अंडकोशिका बनते हैं, ठीक है। और युग्मनज तो द्विगुणित है, ये होगा सही आंसर हमारा ऑप्शन सी पराग। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो 13वां नंबर प्रश्न है हमारा, इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? पहला ऑप्शन है ब्रायोफिलम को, दूसरा ऑप्शन जलकुंभी, तीसरा अगेव, चौथा केला। तो बंगाल के आतंक से जाना जाता है जलकुंभी। हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा चुका है कि जलकुंभी को बंगाल का आतंक क्यों कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं अगला प्रश्न, कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन को खींच लेता है? ऑप्शन ए है जलकुंभी, ऑप्शन बी हाइड्रीला, ऑप्शन सी कमल, ऑप्शन डी धान। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए जलकुंभी। जलकुंभी ठहरे हुए पानी में तेजी से वृद्धि करता है, उगता है और जल के सभी ऑक्सीजन को खींचने का कार्य करता है, जिस कारण से जल में उपस्थित जलीय जीव की मृत्यु हो जाती है। इसलिए इसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 15वां नंबर प्रश्न। जब नर व मादा गैमीट में युग्मक होता है, जब नर व मादा गैमीट में युग्मक होता है तब क्या कहलाता है?
अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, वर्धी या कायिक जनन या फिर मुखलन। तो हमारा आंसर सही होगा लैंगिक जनन, क्योंकि लैंगिक जनन के बारे में हमने पढ़ा है आपको कि जब भी लैंगिक जनन की क्रिया होती है तो उसमें युग्मक का संलयन होता है। युग्मक नर युग्मक होता है, मादा युग्मक, दोनों क्या करते हैं, संलयन करते हैं आपस में, तब जाके लैंगिक जनन की क्रिया संपन्न होती है। और यही तो क्वेश्चन पूछा है। अगला प्रश्न पर ध्यान देते हैं। ऑस्ट्रच साइकिल मधुचक्र पाई जाती है, किसमें पाई जाती है आपको पहचानना है, गाय में, भेड़ में, कुत्ता में या फिर सभी में। तो ऑस्ट्रच साइकिल इन सभी में पाया जाता है, गाय में भी, भेड़ में भी, कुत्ता में भी। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी, इन सभी में, इन सभी में। अगला प्रश्न देखिएगा, 17वां नंबर प्रश्न। उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है। उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है। ऑप्शन ए बाह्य, आंतरिक, जल में या फिर हवा में। तो उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन आंतरिक होता है। उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन की क्रिया आंतरिक रूप से पूरा होता है। आगे बात करते हैं, बहुत जरूरी टॉपिक से क्वेश्चन उठाया गया है जो हमने आपको वीडियो में समझा दिए हैं कायिक जनन के बारे में, और वही कायिक जनन टॉपिक से ही यहाँ प्रश्न आपको देखने को मिला है। देखिएगा, प्रश्न है सल्ककंद मतलब बल का उदाहरण कौन है। ऑप्शन ए अदरक, ऑप्शन बी दूब घास, ऑप्शन सी प्याज या ऑप्शन डी आलू। इन सभी में से कौन सा उदाहरण आपको पहचानना है, कोई भी एक जो सल्ककंद का उदाहरण को दर्शाता है। तो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन सी प्याज, ऑप्शन सी प्याज। ठीक है, इसके बारे में और भी आप देखना चाहते हैं कि कौन से मतलब पादप है ना, और जो सल्ककंद का रूपांतरण है, तना का रूपांतरण है, ठीक है, पत्ती का रूपांतरण है, इनके बारे में डिटेल आपको जानना है, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है बोर्ड के द्वारा। ठीक है, तो आप इन प्रश्नों के बारे में विशेष जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। 19वां नंबर प्रश्न, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है। ऑप्शन ए अंडाशय, ऑप्शन बी बसीय भाग में, ऑप्शन सी गर्भाशय और ऑप्शन डी है फैलोपियन नली। फैलोपियन नली। तो स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया फैलोपियन नली में पूरा होता है, याद रखिएगा, फैलोपियन नली में निषेचन की क्रिया पूरा होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है किसमें। ऑप्शन ए मक्खी में, ऑप्शन बी मधुमक्खी में, ऑप्शन सी मच्छर में और ऑप्शन डी इनमें से सभी में। तो इसका आंसर आपको तो पता ही होगा, क्योंकि हमने यह वीडियो में पढ़ा चुके हैं और आप देखे भी होंगे, याद भी किए होंगे। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, मधुमक्खी में अनिषेक जनन की क्रिया होती है। बिना निषेचन के ही नए मधुमक्खी बन जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, द्वि निषेचन का परिमाण होता है। द्वि निषेचन का परिणाम होना चाहिए था, परिणाम। द्वि निषेचन का परिणाम क्या होता है, बीजपत्र, बीजांडकाय, भ्रूणपोष या फिर भ्रूण। ये 4 ऑप्शन है, तो आप बताइए सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भ्रूणपोष। भ्रूणपोष, भ्रूणपोष द्वि निषेचन का ही परिणाम स्वरूप बनता है, जिसे हम एंडोस्पर्म कहते हैं। आगे बात करते हैं 22वां नंबर प्रश्न, भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या है। भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या है, यह साल 2021 का प्रश्न है और 2015 में भी यही प्रश्न को ऐसे पूछा गया था कि भ्रूणपोष में गुणसूत्र की संरचना कैसा होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है N, ऑप्शन बी 2N, ऑप्शन सी 3N और ऑप्शन डी है
और बी दोनों, ए और बी दोनों। तो हमारा आंसर सही होगा। गुणसूत्र की जो संरचना भ्रूणपोष की संरचना होती है 3n होती है, 3 संलयन इसमें होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 3n। 23वां प्रश्न है हमारा, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए लैंगिक जनन, ऑप्शन बी अलैंगिक जनन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है, मतलब नर या मादा में से कोई भी एक जनक के द्वारा होती है, तब यह कहलाता है अलैंगिक जनन। तब यह क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। और अगला प्रश्न है 24वां नंबर प्रश्न, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजित कर भ्रूणपोष बनाता है? इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजित कर भ्रूणपोष बनाता है? यह प्रश्न साल 2009 में पूछा गया है और साल 2021 में भी बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा जा चुका है। तो हमारे सामने ऑप्शन है, पहला अनिषेचित अंड या अंडे कह सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है सहायक कोशिका, तीसरा ऑप्शन एंटीपोडल्स और चौथा ऑप्शन द्वितीयक केंद्रक। तो कौन सा युग्मक संयोजित होकर भ्रूणपोष बनाता है? तो भ्रूणपोष के निर्माण में द्वितीयक केंद्रक की अहम भूमिका होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, द्वितीयक केंद्रक। आइए समझते हैं अगला। तो प्रश्न है हमारा 25वां नंबर प्रश्न, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? साल 2009 का प्रश्न है यह। ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी रसधानी, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी सेंट्रियोल। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, चमगादड़ द्वारा परागण की प्रक्रिया क्या कहलाता है? और आर्नोथोफिली, एंटोमोफिली, चेरिएप्टेरोफिली, हाइड्रोफिली। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी चेरिएप्टेरोफिली। 27 नंबर प्रश्न है, जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है? जनक के जैसा ही जीव किसमें प्राप्त हो सकता है? ऑप्शन ए बीज से, ऑप्शन बी युग्मनज से, ऑप्शन सी युग्मकों से और ऑप्शन डी विखंडन से। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी सही, विखंडन से, क्योंकि विखंडन अलैंगिक जनन का ही एक विधि है और हम जानते हैं कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न जो जीव होते हैं वह अपने जनक के ही समान होते हैं। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं, विखंडन किसमें पाया जाता है? और यह प्रश्न साल 2021 में बिहार बोर्ड द्वारा पूछा जा चुका है। हमारे सामने ऑप्शन है, पहला ऑप्शन अमीबा, दूसरा पैरामीशियम, तीसरा जलकुंभी और चौथा है ए और बी दोनों, मतलब अमीबा और पैरामीशियम दोनों। तो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन डी, क्योंकि द्विविखंडन जो है अमीबा में भी होता है और पैरामीशियम में भी पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 29वां नंबर प्रश्न, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? साल 2015 का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन हमारे सामने है ईस्ट में, दूसरा ऑप्शन म्यूकर में, तीसरा पाइनस में और चौथा फर्न में। मुकुलन द्वारा जनन की क्रिया होती है, ऑप्शन ए सही होगा, ईस्ट में। ईस्ट में मुकुलन के द्वारा जनन की क्रिया होती है। अगला प्रश्न है 30वां नंबर प्रश्न, ध्यान से सुनेंगे, पुनरुद्भवन की क्रिया निम्नलिखित में से किसमें होती है? पुनरुद्भवन की क्रिया निम्नलिखित में से किसमें होती है? तो ऑप्शन है हमारे सामने, पहला है स्पंजों में, दूसरा ऑप्शन स्पाइरोगाइरा में, तीसरा पेनिसिलियम और चौथा है कारा।
तो हमारा आंसर होगा पुनरुद्भवन की क्रिया स्पंजों में देखी जाती है। ऑप्शन ए सही होगा हमारा। अगला प्रश्न, जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे, जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? हमारे सामने ऑप्शन है, पहला 8 माह, दूसरा ऑप्शन 6 माह, तीसरा 5 माह, चौथा 12 माह। तो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन ए, 8 माह में जलकुंभी के पौधे लगभग 65,000 से अधिक पौधे बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 32वां नंबर प्रश्न, इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? ऑप्शन ए बांस, ऑप्शन बी लीची, ऑप्शन सी आम और ऑप्शन डी जामुन। यह प्रश्न साल 2024 मतलब इसी वर्ष पूछा जा चुका है बिहार बोर्ड के द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा, बांस। बांस एक ऐसा पादप है जो अपने जीवन काल में एक बार पुष्पित होता है, या यूं बोले तो लगभग 50 से 100 वर्ष में केवल एक बार पुष्पित होता है। हमने इसके बारे में डिटेल पढ़ाया भी है वीडियो पे, आप चाहेंगे तो प्लेलिस्ट पे जा कर के हमारी वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं, चैप्टर की बेसिक और इम्पोर्टेंट जो बातें हैं उसको समझ सकते हैं। तो आपको ये सभी प्रश्न आसानी से बनेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर, ऋतुस्राव चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल चक्र किसमें होता है? साल 2021 का प्रश्न है। ऑप्शन ए हमारे सामने मनुष्य में, ऑप्शन बी बंदर में, ऑप्शन सी चिंपैंजी में और ऑप्शन डी इनमें से सभी में। तो हमारा आंसर सही होगा इनमें से सभी में। मेंस्ट्रुअल साइकिल मनुष्य में भी होता है, बंदर में भी और चिंपैंजी में भी। अगला प्रश्न देखते हैं, द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण है। पहला ऑप्शन स्पंज, ऑप्शन बी टेपवर्म, ऑप्शन सी जोंक और ऑप्शन डी इन सभी में। इन सभी तो द्विलिंगी प्राणी टेपवर्म भी है, जोंक भी है और स्पंज भी है। तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न, इनमें कौन अंडप्रजक प्राणी है? इनमें कौन अंडप्रजक प्राणी है? ऑप्शन ए मुर्गी, ऑप्शन बी सांप और ऑप्शन सी मगरमच्छ, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इनमें से सभी तो अंडप्रजक प्राणी आप जानते हैं कि उन प्राणियों को अंडप्रजक प्राणी कहते हैं जो प्राणी बच्चे को जन्म न दे करके अंडे उत्पन्न करते हैं, वैसे प्राणी को अंडप्रजक प्राणी कहते हैं। मुर्गी भी अंडे देती है, सांप भी और मगरमच्छ भी। तो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। इनमें सभी। अगला प्रश्न 36वां नंबर प्रश्न, जब निषेचन जीव शरीर के बाहर होता है, निषेचन की क्रिया जीव शरीर के बाहर होता है, तब उसे क्या कहते हैं? तब उसे क्या कहते हैं? तो आंसर होगा, ऑप्शन पहले सुन लीजिए। पहला ऑप्शन बाह्य निषेचन, दूसरा ऑप्शन अनिषेक जनन, तीसरा आंतरिक निषेचन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो शरीर से बाहर होने वाले निषेचन को हम लोग बाह्य निषेचन कहते हैं। अगला प्रश्न, युग्मक स्थानांतरण हो सकता है जल के द्वारा, वायु के द्वारा, जंतु के द्वारा, जैसे कीट पतंग हो सकते हैं, छोटी छोटी पक्षियाँ हो सकती है, या इन सभी के द्वारा। तो हमारा आंसर होगा इन सभी के द्वारा युग्मक का स्थानांतरण होता है। देखिए 38 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सजीव प्रजक प्राणी है? और यह साल 2015 में पूछा जा चुका है प्रश्न। तो सजीव प्रजक प्राणी वैसे प्राणी को कहते हैं जिन प्राणियों में अंडाणु बनते हैं, लेकिन उस अंडे का विकास जीव शरीर के अंदर होता है, और जब पूर्ण रूप से वह विकास कर जाता है तो प्रसव प्रक्रिया द्वारा वह प्राणी बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे कि मनुष्य।
तो आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सजीव प्रजक प्राणी नहीं है। मनुष्य है, बकरी भी है, गाय भी है, लेकिन मुर्गी नहीं है, क्योंकि मुर्गी अंडे देते हैं। हमारा आंसर ए होगा, ऑप्शन ए सही होगा, मुर्गी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है? निषेचन की प्रक्रिया जल के द्वारा किसमें होता है? मेढक में, हिरण में, मनुष्य में या फिर घोंघा में? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेढक में। मेढक में, ठीक है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, इनमें किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है? फिर सेम प्रश्न आ गया। पहला ऑप्शन शैवाल में, दूसरा ब्रायोफाइट्स में, तीसरा टेरिडोफाइट्स में और चौथा इन सभी में। तो आंसर होगा हमारा चौथा, ऑप्शन डी, इन सभी में। इन सभी में। आइए समझते हैं अगला प्रश्न जो साल 2012 में पूछा जा चुका है बिहार बोर्ड के द्वारा। वह प्रश्न है, निम्न में कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? उभयलिंगी पादप पूछ दिया यहाँ पे, मतलब उन पादप को बतलाना है जो उभयलिंगी नहीं हो, मतलब जिन पादप में नर भाग और मादा भाग अलग अलग शरीर में पाया जाता हो। पहला ऑप्शन पपीता, दूसरा सरसों, तीसरा है मक्का और चौथा गुलहर। चौथा है गुलहर। तो उभयलिंगी पादप मक्का भी है, गुलहर भी है, सरसों भी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पादप पपीता। ऑप्शन ए सही होगा, पपीता। अगला प्रश्न, अगेय में वर्धी प्रजनन होता है? अगेय में वर्धी प्रजनन होता है बुलबिल मतलब प्रकलिका के द्वारा, दूसरा ऑप्शन शकर द्वारा, तीसरा एस्टोलन द्वारा और चौथा राइजोम द्वारा। तो हमारा आंसर होगा प्रकलिका के द्वारा, मतलब बुलबिल के द्वारा। ठीक है। 43वां नंबर प्रश्न है जो बहुत ही जरूरी प्रश्न है। देखिए ये प्रश्न साल 2016 की कंपार्टमेंटल पेपर में पूछा जा चुका है, साथ ही साथ 2017 के भी एनुअल जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा हुआ है, और फिर 2017 के कंपार्टमेंटल में भी यही प्रश्न घुरा फिरा के पूछ लिया गया है। और वह प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? ये आपको पहचानने हैं। पहला ऑप्शन जोंक, दूसरा केचुआ, तीसरा फीताकृमि और चौथा घरेलू मक्खी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही होगा। ये उभयलिंगी नहीं है, बाकी केचुआ उभयलिंगी है, जोंक भी उभयलिंगी है और फीताकृमि भी उभयलिंगी ही है। अगला प्रश्न, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? और यह भी प्रश्न साल 2017 के एनुअल पेपर और कंपार्टमेंटल में पूछा जा चुका है। तो शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को हम कहते हैं इन विट्रो, इन विवो या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसको हम बोलते हैं इन विट्रो बोलेंगे। शरीर से बाहर जो निषेचन की क्रिया होती है उनको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है। अगला प्रश्न, कंद किसका रूपांतरण है? साल 2019 का प्रश्न है यह। पहला ऑप्शन है हमारे सामने कली का, दूसरा तना का, तीसरा ऑप्शन है जड़ का, चौथा संचयित जड़ का। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तना का रूपांतरण है कंद। तना का रूपांतरण कंद है। अगला प्रश्न है हमारे सामने जो बहुत जरूरी प्रश्न है। यह प्रश्न साल 2015 और साल 2021 के जो एनुअल पेपर था बिहार बोर्ड का उसमें पूछा जा चुका है। वह प्रश्न है, मनुष्यों के युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या होती है। युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या आपको बतलानी है। ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 46 और ऑप्शन डी 44। तो हमारा आंसर होगा, युग्मकों की बात किया है तो ऑप्शन बी सही होगा 23। ऑप्शन बी सही होगा 23। अगला प्रश्न, कोनिडिया का निर्माण किसमें होता है? कोनिडिया का निर्माण किसमें होता है? ऑप्शन ए पेनिसिलियम, ऑप्शन बी स्पाइरोगायरा, ऑप्शन सी कारा
और ऑप्शन डी फल। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए पेनिसिलियम। कॉनिडिया का निर्माण किस में होता है? तो पेनिसिलियम में ही कॉनिडिया बनते हैं। अगला प्रश्न 48वां नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन कीटभक्षी पौधा है? मतलब कीटों को खा जाने वाला पौधा, कीटों को भक्षण करने वाले पौधा आपको पहचानने हैं। साल 2015, साल 2021 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। हमारे सामने पहला ऑप्शन है ड्रोसेरा, दूसरा नेफेंथीज और तीसरा ए और बी दोनों और चौथा है हाइड्रिला। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, मतलब कीटभक्षी पौधा नेफेंथीज भी है और ड्रोसेरा भी। अगला प्रश्न है, वे पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं। यह प्रश्न 2020 का है। पहला ऑप्शन हमारे सामने है हाइड्रिला, दूसरा ट्रापा, तीसरा नीलंबो और चौथा बबूल। जो जलीय वातावरण में नहीं उगते हैं उन पौधे को बतलाना है। तो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन डी बबूल, क्योंकि बबूल कांटेदार पादप है और यह गर्म वातावरण में उत्पन्न होते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 50वां नंबर प्रश्न, जो कि साल 2022 का ही प्रश्न है। पेनिसिलियम उत्पादित करता है ऑप्शन ए मीटोस्पोर, ऑप्शन बी जूस्पोर, ऑप्शन सी नियोस्पोर और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों, मतलब मीटोस्पोर और जूस्पोर द्वारा जूस्पोर पेनिसिलियम का उत्पादन करता है। ठीक है, तो देखते देखते हम लोगों ने 50 प्रश्न के बारे में जान चुके हैं। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए कि आपको इन 50 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।